पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश देने में क्या जाता है, मुफ्त की सलाह देने में क्या जाता है, बकैती करने में क्या जाता है। खूब की जा सकती है और विश्वगुरु विश्वामित्र खूब करते रहे हैं। 11वीं दफा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐसी तमाम बातें कहीं, ऐसी बकैती की जिसका कोई आधार हमने नहीं देखा है। प्रधानमंत्री ने वो बातें की जिन पर वो खुद नहीं चल सके, ना तो वादे निभा सके, ना सपने पूरे कर सके। और प्रधानमंत्री की एक बड़ी आदत है, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। बीती 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की तमाम गलत बयानियां की। हमारे जननायक बिरसा मुंडा जी, जिनका जन्म कहा जाता है 1872 में या 1875 में हुआ था, मगर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया 1857 की क्रांति हम सभी को याद है। उससे पहले भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया था। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। अब प्रधानमंत्री के इस अल्प ज्ञान को, अधकचरे ज्ञान को मैं किस तरह से स्वीकारूं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 1857 से पहले हुआ ही नहीं था। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा, फिर से कहा, महिला सम्मान के बारे में, महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के बारे में, और उसमें एक नई बात, एक बेकार का विचार और जोड़ दिया कि मीडिया को जब अपराधी को सजा मिलती है, कड़ी सजा मिलती है, उसका भी जमकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि अपराधियों के बीच में यह संदेश जा सके कि इतनी कड़ी सजा भारत के अंदर कानून अपराधियों को, जघन्य अपराधियों को देता है। उन अपराधियों को देता है जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, उनके साथ यौन अपराध करते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले तो यह बता दें, बीती साल वीमन रेसलर्स, हमारी महिला पहलवान, उनके महल से थोड़ी दूरी पर जंतर मंतर पर उनके ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर करवाने के लिए धरने पर बैठी थी, तो प्रधानमंत्री कितनी गहरी निद्रा में लीन थे। और जब प्रधानमंत्री नई संसद में, सेंट्रल विस्टा में राजदंड स्थापित करवा रहे थे, प्रधानमंत्री के ही साथी गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस इन महिला पहलवानों के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। प्रधानमंत्री बताएं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में जब उनकी ही पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने, 3 पदाधिकारियों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में एक हिंदू लड़की के साथ यौन अपराध किया, और जब उस लड़की ने एफआईआर लिखाना चाही, तो 60 दिन बाद बनारस की पुलिस ने वो एफआईआर लिखी। तीनों दरिंदे मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने एक शब्द इन तीनों दरिंदों को लेकर के नहीं बोला। इन दरिंदों के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने देखी हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा था और अभी भी सुलग रहा है, जब वहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करवा करके परेड करवाई गई। मगर मणिपुर क्या प्रधानमंत्री गए? उनके ही मुख्यमंत्री ने वहां पर कितना अच्छा काम किया है।
क्या उन दोनों महिलाओं को अभी तक न्याय मिल सका है? उन्नाव हाथरस हमें याद है। बिल्किस बानो का किस्सा हम सभी को याद है। उनके बलात्कारियों को किस तरह से माफी दिलवाई गई, गुजरात सरकार ने दी, और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें जेल भेजा गया। जब ये बलात्कारी जेल से छूट करके आए, गांधीनगर में इनका शूरवीरों जैसा सम्मान हुआ, मिठाइयां बांटी गईं। प्रधानमंत्री का गुजरात मॉडल। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या न्याय हो सका है? बीजेपी के ही एक नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी के साथ क्या किया था? वहां पर डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है। एक युवा पत्रकार जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए लड़ रहा है, उसको बार बार अलग अलग मुकदमों में जेल भेजा जाता है। केस फिर से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आरोप है कि सरकार और पुलिस के दम पर भाजपा अपनी पार्टी के नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आवाज उठाने वालों को ही सजा दी जा रही है। अब इन आरोपों के पीछे की कहानी समझ लेते हैं। 5 मार्च को उत्तराखंड पुलिस ने आशुतोष नेगी नाम के पत्रकार को गिरफ्तार किया और कहा कि नेगी समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं। कैसे? अंकिता भंडारी का केस कवर करके। आशुतोष नेगी वो पत्रकार हैं जो लगातार अंकिता भंडारी केस कवर कर रहे हैं। अपने न्यूज प्लेटफॉर्म जागो उत्तराखंड पर इस केस से जुड़ी जानकारियों को लगातार छाप रहे हैं। नेगी की न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नेगी लगातार अंकिता भंडारी का केस उठाकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले डीजीपी का पूरा बयान सुनिए। मेरा मानना यह है कि ये आशुतोष नेगी जी देखिए, ये तो अभी तो इनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है, बाकी और इनकी क्या वो है उसकी भी हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि ये क्या, भाई जब कोई इनके पास एविडेंस है नहीं तो बार बार क्या इसमें हमारे ही कुछ पुलिसकर्मी तो नहीं है जो इनको उकसाने का प्रयास कर रहे हों? अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। डीजीपी साहब, आपकी बात सुनकर तो बस अब क्या ही कहें। कहां तो इस मामले में पुलिस को तत्परता दिखानी थी, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कहां आप केस का फॉलोअप करने वाले और विस्तार से इसे कवर करने वालों को ही जेल में भर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर आवाज उठाते हुए लिखा, आशुतोष नेगी का अपराध केवल इतना है कि इन्होंने मासूम अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद की थी। इस हत्या में भाजपा के एक नेता के बेटे का नाम था। भाजपा सरकार की नीयत अब साफ है, अपराधियों का संरक्षण और इंसाफ मांगने वालों का दमन। क्या प्रधानमंत्री की डबल इंजन सरकार, धामी की सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने का काम करेगी? जब कोई अपराध ऐसे राज्य में होता है जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री और उनके लोग, उनके चिंटू उन अपराधों को लेकर के बखेड़ा खड़ा करने लगते हैं, उस राज्य की सरकार पर निशाना साधने लगते हैं। परंतु जब डबल इंजन की सरकार में कोई यौन अपराध होता है, कोई जघन्य अपराध होता है, तो ये चुप्पी साध जाते हैं। अभी 12 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। अभियुक्त पहले उस परिवार के घर जाकर के उन्हें धमकियां देते हैं, बाद में बलात्कार किया जाता है। वहां पर लोजपा की सांसद हैं, बीजेपी का विधायक है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी प्रशंसा में पुल बांधते हैं और उनके साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। उसके बारे में गोदी मीडिया क्या कहेगा? कलकत्ता की घटना को लेकर के हम सभी गुस्से में हैं, रोष में हैं। शुरुआत में जिस तरह से ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन ने कलकत्ता में हुई घटना को लिया, 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, फिर उनकी हत्या होती है, नृशंस हत्या होती है। ममता बनर्जी जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था, जिस तरह से उन्हें एक्शन करना चाहिए था, नहीं करती हैं। आरजी कर कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष इस्तीफा देता है, मगर ममता बनर्जी का प्रशासन उसकी नियुक्ति दूसरे मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर देता है। इसको लेकर के मेडिकल छात्रों में रोष व्याप्त हो जाता है, नाराजगी बढ़ जाती है। अब ममता बनर्जी इस मामले को लेकर के काफी सजग हैं,
सड़क पर उतरी हैं। उनके सांसद भी लगातार इस मामले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मामला सीबीआई के हाथ में है। कम से कम ममता बनर्जी ने अपनी गलती तो मान ली एक तरह से, मगर मैं ममता बनर्जी से भी यही अपेक्षा करूंगा कि वो ऐसे संदीप घोषों का कभी पक्ष ना ले। हमारे देश के राजनीतिज्ञों में एक बड़ी बीमारी है। जो अधिकारी उनके करीब होता है, जो पॉलिटिशियन उनके करीब होता है, उसके कार्यकाल में कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो अधिकांश राजनीतिज्ञ अपनों को बचाने का काम करते हैं, उनको शेल्टर देने का काम करते हैं। जबकि ऐसे लोगों से पॉलिटिशियंस को दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप संवैधानिक पद पर हैं, कहीं के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति ईरानी हैं, तो तुरंत ऐसे अपराधियों से दूरी बनानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंहों से दूरी बनानी चाहिए, संदीप घोषों से दूरी बनानी चाहिए, यूजीसी के एक्स चेयरमैन मनोज सोनी से दूरी बनानी चाहिए, नीट के चेयरमैन एक्स चेयरमैन प्रदीप जोशी से दूरी बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि जो लोग अपने कार्यकाल में अपराध होने देते हैं, पेपर लीक होने देते हैं, बलात्कार होने देते हैं, और अगर इस तरह के अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति पार्टी से जुड़ा है, ऐसे किसी पॉलिटिशियन का करीबी है, तो उससे हाथ झटक लेना चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। और अगर किसी में नैतिकता बची है तो उसे तो तुरंत ही ऐसे तत्वों से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि जो रोल मॉडल होते हैं, कोई कहीं का मुख्यमंत्री होता है, कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, अगर वही नैतिकता के रास्ते पर चलता हुआ नजर नहीं आता है, सही रास्ते पर जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, कानूनों का पालन नहीं करता है, पापियों को गले लगाता है, भ्रष्टाचारियों को मंत्री पद से नवाजता है, मुख्यमंत्री बनाता है, तब आम जनता का क्या होगा? वो नैतिकता के रास्ते पर कैसे चल पाएगी? जो व्यवस्था है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, वो कैसे खत्म हो सकेगा? प्रधानमंत्री नैतिकता की बातें तो बहुत करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की चर्चा करते हैं, यौन अपराधों पर मिली सजा की बात करते हैं, उसके प्रचार की बात करते हैं, मगर जब प्रधानमंत्री ही खुद ऐसे लोगों को पनाह देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर दो शब्द नहीं बोलते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के प्रधानमंत्री ने अभी तक जुबान नहीं खोली है। उन्नाव को लेकर के, बनारस को लेकर के, हाथरस को लेकर के प्रधानमंत्री कब बोले हैं? उनके ही मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जब केरल के एक पत्रकार हाथरस जाते हैं, कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, वो पत्रकार 3 साल तक जेल में रहते हैं। तो ये रोल मॉडल हमारे कैसे हैं? प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तीसरा झूठ यह बोला, वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए, मगर जब उनके ही चुनाव आयुक्त 2 राज्यों में चुनाव अनाउंस करते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उन्हें महाराष्ट्र क्यों याद नहीं रहता? महाराष्ट्र में बाद में क्यों चुनाव करवाए जाएंगे? क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कोई बढ़त हासिल करवाना चाहता है? तो प्रधानमंत्री बातें बड़ी बड़ी करते हैं, झूठ भी भर भर कर बोलते हैं, और ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। वो वादे निभाते नहीं हैं, सपने पूरे करने उन्हें आते नहीं हैं। अब मैं अंधभक्तों का क्या करूं? उन्हें ओढ़ूं या बिछाऊं? वो तो अभी भी प्रधानमंत्री को विश्व गुरु और विश्वमित्र मानते हैं। विश्वमित्र शायद इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया को उनके ही विश्व गुरु ने, विश्वमित्र ने भारत में शरण जो दे रखी है, और प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की बड़ी चिंता है। इस चिंता की चर्चा मैं बाद में करूंगा।
वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।